टेबल के नीचे से 500 का नोट जाता है तो ऊपर से व्यक्ति गरीब होकर आता है। मीनिंग है सर्टिफिकेट आर्थिक आधार पे AWS वाला बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अम्बेडकर जी ने लगभग 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा हुआ था, अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास मानते हैं। तो वो व्यक्ति जो 60 देशों के संविधान का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को नॉलेज ज्यादा था, अपन यही मान। क्योंकि जो रिजर्वेशन जो दिया हुआ है वो जातियों को दिया हुआ है, जाति आधार पर। ऐसा भारतीय जनगणनाओं के अंदर 1931 में अंबेडकर जी ने करवाया था। अंबेडकर जी चाहते थे कि लोगों का शोषण किस बेस पे हुआ, आर्थिक आधार पे या जाति आधार पे। जाति आधार पे तो आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पे होनी चाहिए, जातिगत आधार पे होनी चाहिए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि नहीं, आर्थिक आधार पे। तो आर्थिक आधार पे तो देखो, पहले तो मास्टर साहब ही तय क्या करते जन्म कब हुआ है। भाई पहले वालों के अधिकतर जन्म या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को। मीनिंग ये दो ही मत पूछना है, इस बार ट्रांसजेंडर के बारे में भी पूछना है। तो इसका मीनिंग 3rd जेंडर या ट्रांसजेंडर की काउंटिंग फर्स्ट बार हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर वापस अपना बैग उठा के चल पड़े। फिर रोका गया कि सिर्फ लोगों को ही नहीं गिन के आना है, उनके घरों की काउंटिंग भी करनी है, यानी हाउस सेंसस भी रहेगी, यानी जनगणना के साथ घरों की गणना भी करवाई गई। फिर वही अपना पुराना रजिस्टर, यानी एक बड़ा सा रजिस्टर जिसमें पेज हुआ करता था, जिसमें जिन जिन पॉइंट के बारे में उनको पूछना होता, वो 18, 20 या 25 जो भी पॉइंट होते, वो सारे उस एक पेज में होते। लंबा सा पेज होता और मोटा सा रजिस्टर रखना पड़ता उसके अंदर, क्योंकि पूरे एरिया की जनसंख्या है तो उसके लिए पेज अधिक होते थे उसमें। अब उसको उठाने उठाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता, और एक व्यक्ति दूसरा जो पूछता रहे एक लिखता उसमें। तो जैसे ही अपना पुराना बैग और रजिस्टर उठाना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसको रख दो, ये आकाश टैब, टैब आता है ना। तो एक IIT के द्वारा अपने आकाश टैब डेवलप किया गया, जिसमें पॉपुलेशन का प्रोग्रामिंग डाला गया, और उसके अंदर सारी जो जनगणना है वो एक तरीके से हम कहें मैनुअली तो थी, आदमी तो गया था, लेकिन पेपरलेस करवाई गई थी, बिना पेपर के करवाई गई। तो 2011 की जनगणना ऐसी है जो फर्स्ट पेपरलेस पॉपुलेशन सेंसस मानी जाती है। तो इसको पेपरलेस पे फर्स्ट माना जाता है। इसका मीनिंग पेपर पे नहीं हुई है। बाकी पहले रजिस्ट्री या पेपर में मेंटेन होती थी, फर्स्ट टाइम डिजिटल तरीके से। डिजिटल का मीनिंग है कि मैनुअली तो हुई है लेकिन पेपरलेस कह सकते हैं। इस बार की पॉपुलेशन सेंसस जो होगी 2021 कंप्लीटली डिजिटल होगी, क्योंकि हम सब रजिस्टर्ड हैं किसके अंदर, आधार कार्ड के द्वारा। कि सर मेरा नहीं बना हुआ, तो तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र बना होगा। मीनिंग है कि आपके जो जन्म है वो संस्थागत हैं लगभग सभी के। भाई सन 2000 पहले जो लोग हैं, हो सकता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर में, लेकिन वर्तमान में जिन बच्चों का, अब तो गाँव के अंदर ग्राम पंचायत में भी तय करती है कि भाई वहाँ गाँव के अंदर कोई डिलीवरी हुई है तो रजिस्टर्ड किया जाए बच्चे को। तो अब जितने भी जन्म होते हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट जारी होते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे टीका लगेगा तो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट कुछ के अंदर डिमांड की जाती है कि बर्थ कब हुआ, या फिर आपका स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम। पहले तो मास्टर साहब ही तय किया करते जन्म कब हुआ है। भाई पहले वालों के अधिकतर जन्म या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, कारण ये किसी को याद ही नहीं रहता। तो अधिकतर पुराने वाले जो आदमी हैं, भाई कुछ लोग हैं जो लिखा करते थे, लगभग अनुमान लगता तो बता दिया करते थे लगभग इस महीने, कि इस महीने में की डेट का तो नहीं पता। तो डेट का नहीं पता तो 1 तारीख, तो अधिकतर के जन्म 1 तारीख, या तो 1 अप्रैल वित्त वर्ष के स्टार्टिंग, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। क्योंकि सेशन स्कूलिंग का पहले जुलाई से स्टार्ट होता था। अब तो जैसे ही एक सेशन कंप्लीट होता है अप्रैल में, दूसरा सेशन लगभग 1 डेढ़ महीने चलता है, तभी लगभग अप्रैल या मई, मई हाफ में जाके छुट्टियां होती, यानी दूसरी क्लास का कुछ कुछ चीजें अपने को पढ़ा के और फिर होमवर्क देकर फिर छोड़ते हैं। जब पहले क्या हुआ करता था कि अप्रैल में एग्जाम होके रिजल्ट आके 2 महीने मस्तियां करो और फिर जुलाई में आ जाना, यानी आगे वाली क्लास की कोई टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन पहले दी जाती है और बाद में कहा जाता है अब छुट्टियां हैं। तो मीनिंग है कि पेपरलेस के तौर पे ये फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल वाली इस बार होगी, जिसमें अपने घर पे कोई नहीं पूछने आएगा, बिना पूछे हमें काउंटिंग में ले लिया जाएगा। तो वो कंप्लीट डिजिटल मानी जाएगी। तो ये पेपरलेस के तौर पे फर्स्ट है। फिर जनगणना करने के लिए जो गए, उसके बाद गवर्नमेंट ने तय किया कि इस जनगणना को हम जातीय आधार पे भी करवाएंगे, कास्ट बेस पे भी करवाएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन जो दिया हुआ है वो जातियों को दिया हुआ है, जातीय आधार पर।
ऐसा भारतीय जनगणनाओं के अंदर 1931 में अंबेडकर जी ने करवाया था। अंबेडकर जी चाहते थे कि लोगों का शोषण किस बेस पे हुआ, आर्थिक आधार पे या जातीय आधार पे। जातीय आधार पे, तो आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पे होनी चाहिए, जातिगत आधार पे होनी चाहिए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि नहीं, आर्थिक आधार पे। तो आर्थिक आधार पे तो देखो, टेबल के नीचे से 500 का नोट जाता है तो ऊपर से व्यक्ति गरीब होकर आता है। मीनिंग है सर्टिफिकेट आर्थिक आधार पे ईडब्ल्यूएस वाला बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई लोग अपने अलग से राशन कार्ड मम्मी पापा से अलग होकर तुरंत बनवा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ। कमाते हैं, मेरे फादर कमाते हैं, एक अलग यूनिट है, और मेरा राशन कार्ड अलग है, और मैं बेरोजगार हूँ तो मैं ईडब्ल्यूएस का हकदार हूँ। तो ईडब्ल्यूएस बनाने में कोई समस्या नहीं है। तो मीनिंग गांधी जी चाहते थे कि मुख्य मेनली आर्थिक या जो इकोनॉमी है उसको बेस मानो। तो अंबेडकर जी ने इसमें राय दी कि बहुत सारे राष्ट्र हैं जिसके अंदर जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं उनको बेस माना गया है, क्योंकि अंबेडकर जी ने लगभग 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा हुआ था, अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास मानते हैं। तो वो व्यक्ति जो 60 देशों के संविधान का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को नॉलेज ज्यादा था। अपन यही मानते हैं, अपन हालांकि अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं। अपन कहते हैं आर्थिक आधार पर, जिनको अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं है, वो व्यक्ति अपनी राय रखते हैं कि नहीं, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग जिस व्यक्ति ने 60 देशों का संविधान पढ़ा वो व्यक्ति मूर्ख थोड़ी ना है। तो उस व्यक्ति ने जो राय दी थी वो सबसे बेस्ट थी, और उसी को ही बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया। और आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई, जातिगत आधार पे। और 1931 के अंदर एक विवाद भी हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और बाद में समझौता पूना पैक्ट करवाया गया था। पढ़ा है ना आपने। तो ये देश में कास्ट बेसिस पे फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस मानी जाती है 1931। उसके बाद में 2011 में पॉपुलेशन सेंसस के अंदर मीनिंग ये था कि 1931 में जो जाति जैसी थी उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ध्यान नहीं अब किस जनजाति को, किस जाति को कितना आरक्षण है। फॉर एग्जाम्पल 100% जनसंख्या है, उसमें शेड्यूल कास्ट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 12% है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो उनको 12% है तो उन्हें आरक्षण कितना दिया गया, 12%। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स 8% है तो उनको कितना आरक्षण दे दिया गया, 8%। तो ये चाहते ये थे कि जो जाति पॉपुलेशन में जितना योगदान कर रही है अपना, उनको नौकरियों में भी और जो भी पद हों उनमें उतना ही आरक्षण दिया जाए। भाई अगर वो 100% में से 8% लोग हैं तो 100 नौकरियों में से 8 पद उनके रिजर्व किए जाए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पॉलिसी बने तो उनके लोग भी उस पॉलिसी के अंदर रिप्रेजेंट रहे। भाई उन पदों पे अगर व्यक्ति नहीं आएंगे तो उनके समाज को रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई जाति आधार पे। तो इनको लगा कि अब एक लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, जातियों के रेशो या अनुपात में चेंजेस आए होंगे। हो सकता है कोई अनुपात में बढ़ गई हो सकता है अनुपात में कोई कम हो गई हो। बढ़ गई है तो आरक्षण को थोड़ा उनका बढ़ा दिया जाए, कम हो गई तो उसके आरक्षण को थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन आरक्षण एक ऐसा लालच है जो जितना है वो जाति भले ही परसेंटेज में कम हो गई हो, आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। या तो ये व्यवस्था हर 10 ईयर के बाद में इनको रिव्यू करवाना चाहिए था स्टार्टिंग में, ताकि हमें आदत होती है शुरुआत से। ये कहा जाता है कि 10 साल बाद आप जितने भी होंगे आपके अनुपात आरक्षण को, रिजर्वेशन को उस रेशियो में चेंज किया जाएगा। तो हम स्टार्टिंग से ही मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होते कि भाई हम 10% है, 9% हो गए तो आरक्षण 9% हो जाएगा, और जनसंख्या में अगर हम 13% चले गए तो आरक्षण कितना हो जाएगा, 13%। तो ये शुरुआत से हमें आदत नहीं डाली गई। अब 2011 में आके बात करते हैं कि जाति आधार पे काउंटिंग करवाई जाए। कांग्रेस ने ऐसा करवाया और रेशियो शायद कहीं ना कहीं बहुत ऊपर नीचे आ रहा था, यानी कुछ आरक्षण वो बढ़ने थे, कुछ बहुत कम होने थे। तो इन्होंने इन डेटाज को जारी नहीं किया। बीजेपी ने उस टाइम एलिगेशन लगाया कि वो जातीय जनगणना जनगणना जारी कर दी गई, जातीय जनगणना कास्ट बेसिस पे पॉपुलेशन है उसके डेटा को हाइड रखा गया। फिर बीजेपी वालों ने कहा कि वो डेटा में कुछ मिस्टेक है, उनको हम एनालिसिस करवा रहे हैं, वापस रिव्यू करवा के फिर जारी करेंगे। फिर इतने में चलते चलते 2014 आ गई और मोदी जी आ गए। मोदी जी आते ही कांग्रेस वालों ने कहा कि वो हमने रिव्यू करवा लिया था, वो डेटा तैयार पड़े हैं और आप जरा बताना कि वो डेटा कितने हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हमें भी भाई इसमें मिस्टेक लग रही है, एक बार हम पुनर्समीक्षा करवाएंगे इसकी। तो इन्होंने वापस रिव्यू करवाया और रिव्यू करवाते करवाते 5 साल तो निकल गई 2019 तक। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई अब तो हो गया होगा, 5 साल हो गए रिव्यू, अब तो बताओ लोग जाति आधार पे कितने हैं।
तो कहा कि अब तो 2021 आने वाला है, आपने जो काउंट किया उसका कोई महत्व ही नहीं है, अब तो और भी चेंजेस आ गए होंगे, तो हम नई जनगणना के साथ नए डेटा जारी करेंगे। और अब वापस ये मुद्दा उठा चुनाव के टाइम। अभी मोदी जी से पूछा कि जाति आधार पे कौन सी जाति कितना परसेंट, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे अनुसार 3 ही जातियां हैं, एक युवा, एक महिला और एक गरीब। अभी कुछ दिन पहले अपने किसी भाषण में कहा उन्होंने कि मेरे अकॉर्डिंग कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए सब वर्ग एक समान है, मेरे को जिनका विकास करना है महिलाओं का, युवाओं का और गरीबों का, ये मेरे लिए 3 जातियां हैं। तो इसका मीनिंग है मोदी जी का स्टंट की वो जातीय जनगणना जारी नहीं करेंगे। जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखो, जब 370 को रेगुलेट किया गया तो देश में आरक्षण व्यवस्था को भी ऐसा ही बनाया जाए, आरक्षण व्यवस्था भी लचीली हो कि जो जनजातीय जाति वास्तव में चेंजेस हुई हैं, ग्रोथ हुई है, उनके अनुपात को बढ़ाया जाए। और जो कम हुई है, ये थोड़ी ना कि जातियों का हक छीना जा रहा है। भाई आप कम हो गए तो सामान्य सी बात है, 100% में आप 6% हो, तो आरक्षण की व्यवस्था आपके लिए 6% है, क्योंकि आप अपने वर्ग को कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो? 6%। तो पहले 8% कर रहे थे, तो 8% भी तो था। तो इसका मीनिंग जिस रेशियो में आप हो, उस रेशियो के अंदर इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे, जैसे आजकल स्केल चल रही है ना, क्रीमी लेयर, भाई जिसके मदर और फादर की जो एक स्केल बना रखा है, 6 लाख 8 लाख जो भी स्केल है गवर्नमेंट का, कि दोनों पद पे हूँ, इनकम का मुझे नहीं ध्यान है, वो सर्टिफिकेट वगैरह 8 लाख है क्या? तो 8 लाख जिनकी इनकम होगी, वो किसी आरक्षण व्यवस्था में शामिल नहीं माना जाएगा, वो जनरल कैंडिडेट में काउंट होगा। भाई आरक्षण व्यवस्था क्या थी कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जिनकी स्थिति पिछड़ी हुई है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अब दोनों ही पद पर हैं, तो इसका मीनिंग अब उस परिवार को अपन पिछड़ा नहीं मान सकते। तो पिछड़ा मीनिंग वो समृद्ध परिवार है, वो अब अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, एजुकेशन का बेटर ध्यान दे सकता है, तो उनको अब इस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा जाए। तो 2011 की जनगणना में स्पेसिफिक पॉइंट कौन कौन से हुए? तो एक तो इसका बजट सबसे बड़ा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी होगा, लेकिन ये ध्यान रखना बजट सबसे बड़ा। 2000 एनपीआर में पहली बार मेंटेन किया गया, पॉपुलेशन रजिस्टर में लिखा गया है इसको, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में मेंटेन किया गया। एनपीआर के बाद में जो लोगों को काउंटिंग करने के लिए गए, मेल और फीमेल, उसमें ट्रांसजेंडर के काउंटिंग, किन्नरों की काउंटिंग फर्स्ट टाइम हुई। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट, किन्नर फर्स्ट टाइम काउंट हुए। फिर लोगों को कहें कि सिर्फ पॉपुलेशन ही काउंट नहीं करनी है, हाउस सेंसस भी करना है। तो हाउस सेंसस फर्स्ट टाइम हुआ जनसंख्या के साथ, घरों के